जिस तरह दोस्तों हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से 4 धाम हैं जहां पर हर हिंदू का अपने पूरे जीवन में एक बार जाना ज़रूरी है, वैसे ही दोस्तों अगर बाइकिंग को भी एक धर्म की तरह लिया जाए तो कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें इस धर्म के हिसाब से धाम कहना गलत नहीं होगा, जहां हर बाइकर का जीवन में एक बार जाना तो बनता ही है। और आज जिस जगह हम दो भाई आप सभी को लेकर जा रहे हैं वो जगह भी इन्हीं खास जगहों में से एक है। सच में अभी तक जितनी भी थोड़ी बहुत यात्राएं हमने की हैं वो तो बस एक तैयारी थी, एक अभ्यास भर था इस कठिन सफ़र पर होने वाली हमारी परीक्षा का। असल मायनों में हम दो भाइयों के लिए ये वो पहला सफ़र, ये वो पहली यात्रा होने वाली थी जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला था। और सच कहते हैं दोस्तों, इस सफ़र ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और हमें ज़िंदगी के और करीब लाकर खड़ा कर दिया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम दो भाई आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल तो भाई एक सफ़र पर के एक और नए खूबसूरत एपिसोड में। और आज जिस बेहद खूबसूरत जगह हम दो भाई आप सभी को लेकर जाने वाले हैं, इस जगह का नाम है साच पास। तो चलिए आप सभी को लिए चलते हैं साच पास के इस खूबसूरत सफर पर। तो दोस्तों काफी समय से हम दोनों भाई साच पास राइड पर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ कारण से हम ऐसा कर ही नहीं पा रहे थे। सबसे पहले हमारा गोप्रो खराब होने के कारण हमें उसे रिप्लेस करवाने में काफी वक्त लग गया और साच पास में मौसम भी बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। इसके कारण आप यकीन नहीं मानेंगे, इस साल की रैली ऑफ चंबा में भाग लेने आए हुए 4 रैली कार ड्राइवर्स और 12 मोटरसाइकिल राइडर्स साच पास में बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। इस खराब मौसम के चलते रैली ऑफ चंबा रद्द होने ही वाली थी। हिमाचल में बरसात का मौसम अब आने ही वाला है और हम दोनों भाई ये सोच रहे थे कि अगर साच पास का मौसम ऐसे ही खराब रहा तो शायद इस साल हम साच पास की राइड कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान की दया से साच पास का मौसम कुछ दिनों के लिए आखिरकार खुल ही गया और हमें इस राइड पर जाने का मौका मिल ही गया। हम दोनों भाई घर से करीबन सुबह 5 बजे निकल गए थे और नेशनल हाईवे 154A से होते हुए हम गोली नाम की जगह को पार करने के बाद स्टेट हाईवे 35 की तरफ बाएं मुड़े, जो कि आपका चमेरा डैम और भले माता की तरफ जाता है। और वहाँ से हम दोनों से इस सफ़र की शुरुआत में ही ये गलती हो गई कि हमें कोटी ब्रिज से दाएं मुड़ना था, लेकिन हम दोनों इस ब्रिज से नहीं मुड़े और स्टेट हाईवे 35 पर आगे सुरंगनी की तरफ चले गए, जो आगे जाकर बढ़ो नाम की जगह पर चंबा तीसरा स्टेट हाईवे 33 पर मिलता है। तो दोस्तों ये ख्याल रखिएगा कि जब भी आप साच पास की तरफ जा रहे हो तो आपको कोटी ब्रिज वाला रास्ता लेना है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी अच्छा है दूसरे वाले रास्ते के मुकाबले, और ये रास्ता भी आपका चंबा तीसरा स्टेट हाईवे 33 पर ही मिलता है। कोटी ब्रिज आपका चमेरा डैम से करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोटी ब्रिज पर दाएं मुड़ने से थोड़ा सा पहले एक पेट्रोल पंप आपके बाएं तरफ पड़ता है, वहाँ पर आप बाइक्स रिफ्यूल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तीसरा तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। कोटी ब्रिज से तीसरा की दूरी करीबन 43 किलोमीटर की है। हालांकि दोस्तों हम लोग अलग रास्ते से आगे थे, लेकिन ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ था और इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम कुछ समय में स्टेट हाईवे 33 पर बधो नाम की जगह पर पहुँचे, जहाँ हमने अपना पहला ब्रेक लिया। और अभी तक दोस्तों हम दोनों ने 74 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। हम दोनों ने यहाँ पर रुककर नाश्ते में गर्मा गर्म आलू प्याज के पराठे खाए, जो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट और भारी भरकम थे, क्योंकि सच में इसके बाद हमें साच पास तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो दोस्तों साच पास हमारे घर से करीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 14,482 फीट की ऊंचाई पर चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। साच पास का ये रास्ता चंबा वैली को पांगी वैली से जोड़ता है और किल्लाड़ तक पहुंचने का भी ये सबसे छोटा और सबसे कठिन रास्ता है। आप साच पास जुलाई से अक्टूबर महीने तक जा सकते हैं। और अगर आप साच पास जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको यही सुझाव देते हैं कि बरसात के महीने में ये राइड बिल्कुल मत प्लान कीजिएगा, क्योंकि इस मौसम में हिमाचल में आजकल राइड करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खासकर इन इलाकों में। बधो से निकलने के बाद दोस्तों हमारा पहला मिशन था कि हमें बैरागढ़ सही समय पर पहुंचना था।
भदोह से बैरागढ़ की दूरी करीबन 55 किलोमीटर की है। हालांकि हम बैरागढ़ में आज रात को रुकने भी वाले थे, लेकिन हम ऐसा भी प्लान कर रहे थे कि अगर हम सही समय पर वहां पहुंचते हैं तो आज ही के दिन में हम साच पास को भी समिट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम दोनों इन खूबसूरत पहाड़ों पर आड़े तिरछे ऊपर नीचे बने हुए संकरे रास्तों पर धीरे धीरे राइड करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। और जैसा कि हमने आप सभी को शुरू में बताया था कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से साच पास का मौसम 3-4 दिनों के लिए काफ़ी अच्छा था, जिसके कारण हमें काफ़ी सारे राइडर्स रास्ते में मिले जो साच पास और आगे किलाड़ की तरफ जा रहे थे। क्या बात है। इसके बाद दोस्तों, नकरोड़ और तीसा को पार करने के बाद हम पहुंचे साच पास तक के इस रूट के आखिरी पेट्रोल पंप तक, जो कि स्थित है आपका बाट नाम की जगह पर। इसके बाद दोस्तों, आपको साच पास तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हालांकि हमारी बाइक्स में तेल था, लेकिन हमने फिर भी सेफ साइड के लिए अपनी बाइक्स का टैंक फुल करवा लिया। यहाँ से अब दोस्तों बैरागढ़ की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर की रह गई थी। और जैसे जैसे आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, आप बेर पंजाल पर्वत श्रृंखला के और करीब बढ़ते जाते हैं। 134 किलोमीटर की राइड करने के बाद हम आखिरकार करीबन 11:30 बजे के करीब अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए थे, जिसका नाम था मन्नत गेस्ट हाउस। सही मायनों में ये हमारी पहली राइड थी और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन हमने गेस्ट हाउस के मैनेजर राकेश भैया से बात की और उनसे पूछा कि क्या अभी सही रहेगा साच पास जाना। तो उन्होंने हमें बताया कि करीबन 6 घंटे लगते हैं साच पास तक जाने और आने में। हमारे पास समय तो बहुत था, लेकिन हम थक भी काफ़ी गए थे। पर फिर भी हमारे गेस्ट हाउस के कमरे से जो खूबसूरत नज़ारा साच पास की तरफ के पहाड़ों का दिख रहा था, हम खुद को रोक ही नहीं पाए और हमने फैसला किया कि कल के बजाय हम आज ही साच पास की राइड पूरी करने की कोशिश करेंगे। बैरागढ़ से निकलते ही करीबन 450 मीटर्स की दूरी पर सतरुंडी पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है, जहां आपका नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी के नंबर को दर्ज किया जाता है और आपकी फ़ोटो भी ली जाती है। और यहाँ पर 2 लिस्ट बनती हैं, एक जो लोग साच पास जा रहे हैं और दूसरे जो साच पास से आगे की तरफ जा रहे हैं। और साच पास से वापसी करने के बाद भी आपको यहाँ पर एग्जिट की एंट्री करवानी होती है। और हमारे ख्याल से जो लोग साच पास से आगे की तरफ जाते हैं, उनकी भी शायद उस तरफ आगे जाकर इस तरह की एग्जिट एंट्री होती होगी। ये एंट्री दोस्तों इसलिए की जाती है ताकि पुलिस को ये जानकारी रहे कि कितने लोग साच पास की तरफ गए हैं, ताकि अगर कोई सही समय पर वहाँ से वापस नहीं आता तो उसके लिए मदद भेजी जा सके। सतरुंडी पुलिस चेक पोस्ट से निकलने के बाद रानीकोट तक 2-3 किलोमीटर का रास्ता है जो आपको ठीक मिलेगा। और कालाबन से शुरू होता है इस पूरे सफ़र का सबसे मुश्किल, खतरनाक, बेहतरीन और खूबसूरत हिस्सा। हालांकि दोस्तों, बैरागढ़ से साच पास की दूरी केवल 30 किलोमीटर की है, लेकिन हम हमारे गेस्ट हाउस मैनेजर की इस बात से हैरान थे कि इतनी सी दूरी पर आने जाने में 6 घंटे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें समझ में आने लगा कि आखिर क्यों साच पास तक आने जाने में इतना समय लगता है।
दोस्तों, कालाबन से गुजरते हुए बाएं तरफ ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर और सतरुंडी गांव में 1998 में एक आतंकी हमला भी हुआ था, जिसमें करीबन 35 लोगों की जान गई थी। जैसे जैसे दोस्तों हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे, रास्ता खराब से बहुत खराब और फिर बद से बदतर होता चला गया। लेकिन एक चीज़ जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रही थी, वो थी इस जगह की अनछुई खूबसूरती। भले ही रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन इस खराब रास्ते के दोनों तरफ जो बेमिसाल खूबसूरती आपके साथ साथ चलती है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये कठिन सफर अभी कालाबन से शुरू ही हुआ था, लेकिन सच कहते हैं इतने से ही हिस्से की ऑफ रोडिंग राइड ने हमारी हालत खराब कर दी थी, और अभी तो साच पास यहाँ से बहुत दूर था। कैमरा में शायद आपको ये रास्ता इतना कठिन नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमारा यकीन मानिए दोस्तों, रास्ता बेहद खराब था। हम नहीं जानते कि शायद ये 134 किलोमीटर की सफ़र की थकान का असर था, या फिर ये हमारा पहला अनुभव था। हमारी हिम्मत यही जवाब देने लगी थी, लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही था। और इसका इनाम हमें प्रकृति ने क्या खूब दिया, क्योंकि काफ़ी देर खराब रास्तों पर 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ आया, और जैसे ही हमने उसे पार किया, सामने एक बहुत बड़ी खुली जगह थी, जहाँ पर 3-4 झरनों से दूध की तरह सफ़ेद पानी कल-कल करते हुए गिर रहा था। और सच में दोस्तों, इस अलौकिक नज़ारे को देखकर हाथ पैरों और कंधों में जो भी दर्द हो रहा था, वो छूमंतर हो गया, और एक बार फिर से आगे बढ़ते रहने के लिए हम दोनों की हिम्मत को और ऊर्जा मिल गई। सच में दोस्तों, हमारा ये पहला अनुभव था बाइक ऑफ रोडिंग का, और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस सफ़र की कल्पना हम काफ़ी दिनों से अपने दिलो दिमाग में बुन रहे थे, आज उस सफ़र को हम लोग एक रूप देने वाले थे। बहुत ही अविश्वसनीय और डरावना ये अनुभव हमारे लिए था, लेकिन जब जब हम दूसरे राइडर्स को अपने साथ से होते हुए गुजरता देखते थे, हमें बहुत खुशी और हिम्मत मिल रही थी आगे बढ़ते रहने की। इस सफ़र पर दोस्तों, हम दोनों ने ये भी महसूस किया कि जब आप अपनी बाइक को इतना लंबा राइड कर लेते हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब आप और आपकी बाइक एक शरीर हो जाते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहता। आप अपनी बाइक में हो रहे हर चीज़ को महसूस करने लगते हैं, जिस तरह आप अपने शरीर में हो रही चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आप और आपकी बाइक मिलकर जैसे इस सफ़र को पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। शायद आपको सुनने में ये काफ़ी अजीब लगे, लेकिन जो हमारे दोस्त लोग बाइक राइड्स करते होंगे, वो इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं। Oh my God! My God!
झरनों की श्रृंखला को पार करने के बाद दोस्तों साच पास की दूरी अब सिर्फ 15 किलोमीटर की रह गई थी और इन कच्चे और पथरीले रास्तों पर चलते चलते हमें भी अब ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं लग रहा था और हम सोच रहे थे कि अब इससे ज़्यादा मुश्किल रास्ता और क्या हो सकता है। लेकिन प्रकृति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि रास्ता अब और ज़्यादा कठिन और मुश्किल होता जा रहा था। मोड़ और ज़्यादा तीखे और खड़ी चढ़ाई वाले होते जा रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा संभल कर अपनी बाइक्स को चलाना पड़ रहा था। Fine, he's fine. I think that jeep is yours, right? Yes, okay. He's fine, but he's like his bike is just slipped. Yeah. इस सफ़र पर आगे बढ़ते हुए हम दोनों ने ये भी सीखा कि जीवन में आपको एक दूसरे की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए क्योंकि जीवन की कठिनाइयों और मुश्किलों को जितनी आसानी से आप मिलकर पार कर सकते हैं अकेले ही उतना आसान नहीं होता। क्योंकि इस सफ़र के दौरान एक मोड़ ऐसा आया जहाँ मेरा भाई राहुल का छोटा सा बाइक फॉल हुआ और वापस लौट रहे साथ में खड़े एक अनजान साथी राइडर ने पलक झपकते ही मेरे आने से पहले राहुल की मदद कर दी। सच में ये दुर्गम रास्ते, ये प्रकृति बिना कुछ भूले ही आपको बहुत कुछ सिखाती है। सच में दोस्तों यहाँ पहुँचने तक हम इतना ज़्यादा राइड कर चुके थे कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता खत्म सी हो गई थी और हमें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि हमें और कितना वक्त लगेगा साच पास पहुँचने में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे रास्ता कठिन, दुर्गम और बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा था। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे बेहद थके होने के कारण भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि एक तरफ खड़ी चट्टान और बर्फ़ जो कि कभी भी आप पर गिर सकती है और दूसरी तरफ खाई जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था और उसके ऊपर ये कीचड़ से भरा हुआ संकरा रास्ता। जिंदगी में आज तक कभी इतना डर नहीं लगा था। एक वक्त बीच में ऐसा भी आया जब हम दोनों के मन में वापस लौटने का भी ख्याल आया था, लेकिन वापस मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये हम दोनों ने कभी जीवन में सीखा ही नहीं। अपने डर से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार जब हमारी हिम्मत बस जवाब देने ही वाली थी, एक मोड़ आया और उसे पार करने पर वो दृश्य जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और आखिरकार हम दोनों 14,482 फीट की ऊंचाई पर साच पास पहली बार पहुंच ही गए। सच में दोस्तों, साच पास पहुंचकर खुशी के बारे मेरी तो चीख ही निकल गई और बाइक को 1 मिनट रोककर मैंने तो सबसे पहले एक लंबी सांस ली
जो कसम से आखिरी 2-3 किलोमीटर की बेहद डरावनी और खतरनाक रास्ते से गले में अटकी हुई थी। सबसे पहले तो बाइक्स को पार्क करने के बाद हम दोनों भाइयों ने यहाँ पर स्थित भोलेनाथ और काली माता मंदिर के दर्शन किए, उनको दंडवत प्रणाम किया और शुक्रिया किया हमें यहाँ तक सकुशल पहुँचाने के लिए। एक बहुत ही अलौकिक और आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव था हमारे लिए। जिस तरह अमरनाथ या केदारनाथ की लंबी पैदल यात्रा करने के बाद आपको आखिर में भगवान के दर्शन होते हैं और आपका सारा डर, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, ये कुछ वैसा ही अनुभव था। हम बयान नहीं कर सकते दोस्तों, जो भावनाएं हमारे अंदर उमड़ रही थी यहाँ पहुँचकर। सच में जब भी पहली बार आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं या फिर पहली बार जब आप किसी मंजिल पर पहुँचते हैं, उस भावना का एहसास ही कुछ अलग होता है। काफ़ी देर हमने यहाँ साच पास में रुककर इस बेहद खूबसूरत जगह के नज़ारों को अपने आंखों में कैद किया, अपने दिलो दिमाग में बसाया और इन्हें फिल्माया। लेकिन अभी भी दोस्तों मन ही मन एक चिंता हमें सता रही थी, और वो ये थी कि इस सफ़र का मुश्किल हिस्सा अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस खतरनाक रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हमें वापसी भी करनी थी। और साच पास में इकट्ठा हो रहे इन काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं। तो चलिए दोस्तों, साच पास के इस सफ़र का पहला भाग यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप सभी से मुलाकात होगी इस सफ़र के भाग 2 में, जहां हम आप सभी के साथ साच पास से हमारी वापसी का हिस्सा साझा करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के प्यारे लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस हमें बहुत प्रेरणा देते हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए।